अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द मिड डे शो। उम्मीद करती हूँ कि आपका गुजरा हुआ जो वीक है बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अब ये जो आज है यानी कि मंडे है और नया दिन है और नए झंझट हैं और नए मामलात हैं सारे, और इनको भी पूरी ताकत के साथ आप जूझने के लिए तैयार होंगे। और हमारे पास भी ऐसा ही पूरे 1 बजे तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ हम भी अपने दिमाग लड़ाएंगे, अपने तज्ज़िये और तबसरे आप तक पहुंचाएंगे। हमारे पास भी मौजूद हैं, बहुत सी खबरें हैं और बहुत सी चिट चैट करनी है आपके साथ। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर, हमेशा से हमारे साथ जो देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक। होप यू आर फाइन। आपकी सेहत जो थी पिछले 1 वीक में तो ख़राब थी, तो अब हमने तो दुआ की थी। थैंक यू सो मच। हाँ, बस वो यही बात है कि आप सबकी जो आप सबकी दुआओं का ही असर है कि मेरी आवाज़ निकल पाई, कि मेरे वोकल कॉर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा ख़राब है। साउंड सिस्टम थोड़ा सा ख़राब है। नहीं, लेकिन कोशिश ये है कि ऑब्वियसली आपको पता है फिर हम तो अपने नाज़रीन से जुड़े रहते हैं और फिर उनके साथ मैं जब थी बीमार तब भी मुझे कुछ कमी सी महसूस हो रही थी अपनी ज़िंदगी में, जिस तरह से सर पीटीआई वालों को शदीद कमी महसूस हो रही है इंतखाबात की। आप नाज़रीन बताते चलें। फवाद चौधरी कहते हैं जनाब पीडीएम इंतखाबात से भाग रही है। मैं बड़ा थोड़ा सा ना आपकी मेरे ख्याल से नाज़रीन मैं समझ लें कि प्रेशर में आकर हर काम तो होता नहीं है। मैं काशिफ साहब से एक क्वेश्चन रखना चाहूँगी। मैं सर जी, पीडीएम इंतखाबात से भाग रही है, पीटीआई बहुत ज़्यादा शिद्दत से ना उसको इंतज़ार है, आईनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए कह रहे हैं कि सेट रखना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि अगर हम लोग आइन पे पूरा नहीं उतरते उसके हम ऑब्वियसली उसके हम खिलाफ जाते हैं तो ये एक ट्रेंड सेट हो जाता है ये करने का। मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि क्या इस टाइम पर मुल्क इलेक्शंस करवाने के काबिल है? एक तरफ मेरी 2-3 गुजारिशात हैं आपकी तरफ, उसके बाद आप जरा। एक तरफ तो हम IMF के हमें आपको पता है मुआहदे नहीं मिल रहे हैं, दूसरी जानिब हमारे महंगाई के इतने हालात हैं। आपको पता है कि जब आप इलेक्शन कराने लगते हैं तो कोई आराम से नहीं, वो कहते हैं खाला जी का घर नहीं है करवाना, और वो इतने ढेर सारे आपको पता है उसके मामलात हैं, आपको पैसे लगते हैं, जाहिर सी बात है। आप कोई आराम से नहीं होता कि आप पर्चियों पर करवा दें आपके इलेक्शन हो जाते हैं, सारी बातें अपनी जगह पर। और आप वही वाली बात है, वो पंजाबी कहावत है छुरी तले सांप, वो छुरी तले सांप बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। आप प्रेशर डाला हुआ है इंतखाबात। आपको पता है कि रोटी आटे से हवा में यहाँ से मर रही है, लुट गई है, लेकिन इंतखाबात करवा दें आप, पैसे जेब में है नहीं, IMF से आपको कर्जे मिल नहीं रहे, आपको ये नहीं पता कि आपके ज़खायर कितने रह गए हैं, आपने आगे क्या करना है, आपने क्या करना है। सर मुझे ये बता दें कि इंतखाबात इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्या इंतखाबात होने के बाद हम क्या रोटी और जो कपड़ा वो बिल्कुल अच्छे तरीके से खा पी सकें? देखिए, आपने बड़ा लंबा सवाल कर दिया सर। मैं ये तंग आ गई हूँ इंतखाबात की। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें आप कर रही हैं। हम जो मरकज के इंतखाबात की वो डिमांड कर रहे हैं उसके ऊपर तो हम उसके खिलाफ या उसकी फेवर में आर्गूमेंट ना भी दें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी आईनी मुद्दत जो है वो अगस्त 25 तक है और उसके बाद फिर आपको पता 60 डेज वफाक के शुरू होते हैं। सही हो गया। लेकिन जो असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं, डिसॉल्व की गई हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, उसके ऊपर बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो 90 डेज में उसका इलेक्शन करवाए। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि आज तकरीबन 15 तारीख को 1 माह हो जाना है पंजाब असम्बली को डिसॉल्व हुए और अभी तक भी जो है इलेक्शन करवाने से राह फरार इख्तियार किया जा रहा है। जी ठीक है। जो कानूनदान जो हैं, कानूनी माहिरीन हैं, और हम भी आप भी, जो जाहिर है कि हम भी तो कॉन्स्टिट्यूशन को गाए बगाए पढ़ते रहते हैं, तो उसके मुताबिक तो 90 डेज अगर लैप्स करेंगे तो ये आइन की संगीन जो है वो उसे आप क्या कहेंगे कि उसके साथ आप खिलवाड़ होगा और उसके नताइज जो हैं वो उसको झेलने पड़ेंगे जो भी इसको करेगा। उसमें बज़ाहिर दोनों गवर्नर्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब के, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने अनाउंस नहीं किया अभी तक। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे साथ गेस्ट भी हैं, हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद के सदर शुएब शाहीन साहब हमारे साथ। शाहीन साहब वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शुएब साहब, वेलकम टू द शो। कैसे देख रहे हैं कि आज 2 दिन बल्कि तीसरा दिन है, अगर आप दूसरा या तीसरा दिन है, लाहौर हाई कोर्ट ने इसके डिसीजन दिया इलेक्शन कमीशन को कि जी आप इसको अनाउंस करें
और अभी तक तो दोपहर के 1 बजे तक तो मेरे ख्याल में कोई अपडेट नहीं है पंजाब असम्बली के इलेक्शंस की डेट पे। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या गवर्नर्स केपी के या पंजाब वाले, कि आपने 90 डेज के अंदर अगर असम्बली डिसॉल्व हो तो इलेक्शन कराने के पाबंद हैं अंडर आर्टिकल 105 एंड अंडर आर्टिकल 224। तो लिहाजा कोई एक्सक्यूज और कोई और तरीकाकार है नहीं कि जब असम्बली डिसॉल्व होगी, इंटरम सेटअप हो गया तो ये 91 डेज में भी नहीं जा सकता। विद इन 90 डेज मीन्स कि विद इन 90 डेज। लिहाजा वो हर हाल में इसको करने, इलेक्शन अनाउंस करने के पाबंद है। और 1 महीना इन्होंने गुजार दिया और जस्टिस जवाद साहब ने बड़ी अच्छी जजमेंट दे दी और उन्होंने कह दिया कि जी इमीडिएटली आप डेट अनाउंस करें, क्योंकि जो 2 असम्बलियों के इलेक्शन में उसके लिए ज़ाहिर माहौल बनना होता है, उसके लिए जलसे होते हैं, प्रोग्राम होता है, लोग लेके जाते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं, उसकी सिलेक्शन होती है, नॉमिनेशन होती है, फिर पब्लिक में जाना होता है, लाखों लोगों के एक इन्वॉल्वमेंट होती है, करोड़ों और लोगों। शोएब शाहीन साहब, इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें भी आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था और उसको भी मेरे ख्याल 1 माह से बहुत ज़्यादा अरसा गुजर गया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से, और मेरे ख्याल में उस पर कंटेम्प्ट भी किसी ने मतलब उसके ऊपर अप्लाई नहीं की है। तो क्या ये जो पंजाब के इलेक्शन है, अगर इधर ऐसा होता है और इसके ऊपर अमल नहीं किया जाता लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर जो जस्टिस जवाद साहब के, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस? जी, पहली बात तो यह है कि जो बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं जी वो होते हैं लॉ के तहत, यानी एक स्टैट्यूट के तहत होते हैं, इसलिए उसमें अगर कोई इलीगलिटी है भी तो उसके खिलाफ तो कंटेम्प्ट हो सकती है अगर डायरेक्शंस इंप्लीमेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ सिर्फ कंटेम्प्ट नहीं होगी, इससे ज्यादा आगे होगा। बात यह है कि ये आईन के तहत इलेक्शंस होने हैं। इंटरम सेटअप को तो आपको जैसे नॉलेज में है, ख्वाजा आसिफ साहब की जजमेंट थी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उसके आथर जज हैं, और सिमिलरली इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक भी इंटरम सेटअप को तो प्रमोशन, ट्रांसफर और कोई पॉलिसी डिसीजन लेने का भी अख्तियार नहीं होता। वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स कराते हैं और इलेक्शन कराने के लिए और सपोर्टिंग फैक्टर के तौर पर आए हैं। लिहाजा अगर ये कोई भी अथॉरिटी, खा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या कोई और इदारा हो, जो आइन से मावरा कोई फैसला करेगा तो उसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा। इट मीन्स एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हो सकती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। और मेरा नहीं ख्याल कि इनको हर हाल में इलेक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि असल बात अब सामने आ रही है कि देखे ना, जिस बात पे वो कह रहे हैं, जी जैसे चीफ सेक्रेटरी और आईजी आए हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास नफरी पूरी नहीं है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। पहले मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेता हूं। मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं इसी तरफ आ रहा था शोएब शाहीन साहब कि जब आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी खजाना आकर कहते हैं कि जी हम जो है हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, तो उनके ऊपर कौन सी जुर्म लगेगा? क्योंकि वो दे आर बाउंड कि वो तो इलेक्शन में मेरे एज फार एज आई नो वो तो रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। पहली बात यह है कि वो रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर फंड्स की कमी का बहाना ये करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इलीगल, इनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा। आप देखें 83 मिनिस्टर्स हैं फेडरल के, और 83 में से 45 के करीब वो हैं वजीर और मुशीर जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। और फिर 113 जो अभी रिसेंटली इस्तीफे कबूल किए हैं स्पीकर नेशनल असेंबली ने, उसके जिमनी इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में फटाफट उन्होंने डेटे दे दी। भाई अगर ये जिमनी इलेक्शन आप ना कराते और अगर आप वो 2 इलेक्शन करा ले, उससे कम खर्चा आएगा। फिर उससे आगे हम जाते हैं। बात यह है कि आज से 6 महीने बाद जब आप इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में कराओगे तो उस वक्त नफरी आपके पास कहां से आएगी? आज तो आप मांग सकते हो बलूचिस्तान से, सिंध से, फेडरल से, जीबी से, कश्मीर से। जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे होंगे उस वक्त आपके पास नफरी कहां से आ जाएगी? शोएब साहब जो वफाकी हुकूमत है वो तो अब मर्दम शुमारी का भी बहाना बना रही है, इसमें कोई आईनी कदगन है कि उसका करवाना जरूरी है? नहीं, किसी किस्म की कोई आईनी कदगन नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले साल कासिम सूरी वाली रूलिंग के खिलाफ जब केस था, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और उसको पूछा जी आप कब इलेक्शन करेंगे? उन्होंने कहा था जी अक्टूबर में।
अक्टूबर में। अब 2022 अक्टूबर गुजर के, हाँ अक्टूबर गुजर के आज आप मार्च अप्रैल में कराने की पोजीशन में नहीं है। इसका मतलब है ये हिले बहाने हैं, बदनीयती है। जो इमरान खान का इल्जाम है या पीटीआई का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी बना हुआ है पीडीएम के साथ, ये बज़ाहिर इल्जाम सच्चा होता हुआ नजर आता है। और जो इंटरनल सेटअप है जो कि उसको न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, वो भी बज़ाहिर उसी तरफ होता हुआ नजर आ रहा है कि वो जो यानी पीडीएम के लोग हैं उन्हीं के मुतालबे को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। शोएब शाहीन साहब, दो सवाल मेरे हैं आपसे। एक तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक कोई रिमार्क्स नहीं दिए, और उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो वज़ीर आला पंजाब निगरान बने हैं, उनके खिलाफ जाहिर है कि आप अपोजिशन की तरफ से था कि जी प्ली बारगेन भी उन्होंने की, तो उसके खिलाफ अभी तक कोर्ट्स का कोई वर्डिक्ट या आपकी जो पटिशन है उसका मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को बताइए कि उसका क्या बना। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने तो जो पटिशन फाइल की है एज प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, वो सुप्रीम कोर्ट में की है। उस पे नंबर लग गया है कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 1 ऑफ 2023। जी। वो है फॉर डायरेक्शन टू द कंसर्न्ड फोरम टू द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पैरामीटर्स जो लिमिटेशंस हैं 90 डेज का, दोनों यानी केपी में भी और पंजाब में भी वो कराएं। बाकी कोई पीटीआई की या कोई पटिशन है अगेंस्ट मोहसिन नकवी, उसके खिलाफ दो इल्जामात हैं। एक ये है कि उसने प्ली बारगेन कर दी कि उनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है, जी। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर होल्ड नहीं कर सकेगा अगर किसी के खिलाफ इस तरह के इल्जाम हो। दूसरा उनके खिलाफ इल्जाम यह है कि उनके खिलाफ एक ऐसी सीरियस एफआईआर की है दहशतगर्दी की कि जिसमें साहबा के खिलाफ उन्होंने कोई बात की थी। बहरहाल मेरिट ऑफ वो अभी चल रहा है, मेरिट ऑफ द केस में तो मैं नहीं जाना चाहता। बहरहाल वो तो अदालतों में शायद लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मेरे नॉलेज में नहीं है कि उसके बाद क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं। बट ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखेंगे तो 25 मई में जिन लोगों को ऊपर इल्जाम था पीटीआई का कि उन्होंने पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ तशद्दुद किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया, लोगों के घरों में हरासमेंट क्रिएट किया, नासिर जावेद इकबाल के घर में घुस के उन्होंने बगैर किसी वारंट के वहां छापे मारे, तो इस तरह के लोगों को वापस लगाए जा रहे हैं आप, जो कि इनको कोई अख्तियार नहीं है। शोएब साहब, शौकत तरीन को गिरफ्तार करने जा रही वफाकी हुकूमत FIA, बल्कि जो कल राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा जी इजाज़त मांग ली है, हमने इजाज़त दे दी है। ऑडियो लीक का जो मामला है, आप ज्यूरिस्ट हैं, आप मुझे बताइए कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है और ये क्या इसमें कितना दम है, वेदर इट इज़ अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और या फिर वाकई कानून में इसकी गुंजाइश है। और ये भी कहा जा रहा है कि इदारे भी उनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ भी कर रहे हैं और कि अब जल्द इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब से ये इख्तिदार में आए हैं इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बदतरीन मिसाल कायम की। आप अरशद शरीफ का केस देख लें, पहले उसके खिलाफ इतनी FIR, गुमनाम FIR काट के उसको मुल्क छोड़ने में मजबूर किया। उसने अपनी जिंदगी में खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि मेरी जिंदगी को खतरा है। बिलाखिर वो मजबूर होकर मुल्क छोड़ गया और बिलाखिर वो मर्डर हो गया। सिमिलरली आप आ जाए, शहबाज गिल के साथ दंगा करके तशद्दुद किया गया, उसके आजम सवाती का केस आपके सामने है। एक इधर FIR और फिर बलूचिस्तान और सिंध, सीरीज ऑफ FIR। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कई दफा कह चुके हैं वो कि एक इशू के ऊपर दोबारा FIR नहीं हो सकती। सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वो केसेस भी खत्म कर दिए, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। फिर एक मुंशी कहने पे गद्दारी के आपने मुकदमात कायम कर दिए इन लोगों ने। तो इस तरह का जो सिर्फ शेख रशीद पे कर दिया, और सिर्फ एक केस नहीं है, बेशुमार। साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 सवाल हैं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट जो है गवर्नर साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आज सुबह दायर कर दी है PTI ने, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, और उसके साथ जो बगावत का जो कानून है उसको कालादम करार देने के लिए 2 दरख्वास्तें आ चुकी हैं लाहौर हाई कोर्ट में। हाउ डू यू सी इट? देखिए, मैं समझता हूँ कि कंटेम्प्ट वाली बात तो बिल्कुल रीजनेबल है, और जो बगावत और गद्दारी वाले केसेस के हवाले से है वो भी बहुत जबरदस्त पिटीशन है, होनी चाहिए थी, पहले होनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि वो गद्दारी और रियासत से बगावत जो है ये अंग्रेज ने कानून बनाया था। वो अपनी रियाया को अपने नीचे रखने के लिए जब चाहते जिसको चाहते उठा लेते थे। आज अगर उसी
गोरे अंग्रेज चले गए हैं, हमने उसी कानून को काले अंग्रेजों के जरिए मुसल्लत करना है और अपने ही शहरियों को गद्दार डिक्लेयर करना है, तो फिर क्या होगा? देखिए, आज भी इंटरम सेटअप में हामिद मीर के भाई आमिर मीर, जिसके ऊपर कल गद्दारी के थे, आज वो आपकी इंटरम पंजाब गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, तो वो कल का गद्दार आज का वो हुकूमत का वजीरा और शहीदा है। और उस तरह से हमें रोकना पड़ेगा। और उस तरह से जिस तरह से ये बगावत की है, हर एक के ऊपर गद्दारी के इल्जाम ये बड़ी अच्छी बात की है। उसकी हैसियत भी तो उस तरह से नहीं रहेगी। अब ये जो गद्दारी के मुकदमे आप देख रहे हैं, क्योंकि आपका तो बड़ी लंबा कैरियर है एज ए ज्यूरिस्ट, तो आप जितनी तेजी से हो रहे हैं और हर एक के ऊपर जो बगावत का मुकदमा हो रहा है, हैसियत भी तो फिर ये वो बगावत कहाँ हो गई, कौन कर रहा है एक्चुअली, इसका तयन कौन कर रहा है? देखिए, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। ये चूंकि इन्होंने नॉन अवेलेबल डिक्लेयर कराने के लिए और अपने सियासी मुखालिफिन को सबक सिखाने के लिए, पुलिस को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ये तरीका वारदात रखा हुआ है, और फॉर दैट पर्पज FIA हो या ये पुलिस हो इस्लामाबाद की, वो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि आज तक हम पुलिस को इंडिपेंडेंट कर ही नहीं सके हैं। शोएब शाहीन साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप PTI के और इमरान खान की लीगल टीम के बड़े अहम रुकन भी हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी जो है, राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वजीर दाखिला हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा भी कह रही हैं, और ये ख्वाहिश मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी है एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर, गिरफ्तारी होती है तो क्या आपका लाया अमल होगा? देखिए, अभी तो जब गिरफ्तारी होगी तो खैर हमसे फिर मुशावरत होगी, तो हम उसमें जो राय होगी कायम वो फिर करेंगे। लेकिन बात यह है कि इसकी जरूरत नहीं है कि उसको गिरफ्तार करें फॉर द टाइम बीइंग, इसलिए कि देखें जो उन्होंने 30 FIR उसके खिलाफ दर्ज कर दी, उसने दहशतगर्दी की भी FIR मौजूद हैं, उसने जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज उनके पास कोई ऐसी एविडेंस मौजूद है जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को वो गिरफ्तार करेंगे। लेकिन अगर कर भी लिया तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अदालतें आजाद हैं और अदालतों ने रिकॉर्ड सारा देखना है। और लेकिन काशिफ साहब, एक और बात भी है ना कि यहाँ कहा जाता है कि नहीं उनसे बातें नहीं उन्हीं की बात से कर रही हूँ कि गिरफ्तारियों के हवाले से बात हो रही है। आपको ये नहीं पता मकाफाते अमल है, उनके दौर पे भी तो राना सनाउल्लाह को पकड़ा गया था, निहाल हाशमी को भी पकड़ा गया था। एग्जैक्टली, तो फिर घूम फिर के आपको नहीं लगता निहाल हाशमी की तो कोर्ट दानियाल वो अलग बात है ना, राना सनाउल्लाह की बात करी कर दी अभी, अब शेख रशीद और बड़ी सरप्राइजिंगली वो बात यह है कि उस वक्त वो भी कह रहे थे कि हम नहीं पकड़ रहे, एग्जैक्टली, और आज भी जो बाकी को ये कह रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे। जी, मैं वही बात करना चाह रही हूं। आप अपने टाइम दिया, अपना कीमती, आपका बहुत शुक्रिया, अपनी एक्सपर्टीज से बताया। अब देखिए, बात ये अजीबो गरीब है, रियासत के अंदर रियासत है, हम ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रही हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, रियासत के अंदर रियासत नहीं सर, देखिए बात पता है क्या, बात ये है कि आपके ऊपर बीते तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, जब आप इक्तदार में आए आप वही हरकतें करें तो आपको वो चीजें गलत ना लगे। ये ट्रेंड गलत है। ये देखे ना, 80 और 90 की जो सियासत थी उसका रिवाइवल इस वक्त हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है। हम आज भी रोटी के 4 अर्फ लिए वहाँ फिर रहे हैं, और ये जो सियासत के जो सियासी बाजीगर हैं, जो सियासी बेवफा हैं, अभी शोएब साहब भी यही बात कर रहे थे, कहते हैं कि भाई हम इकोनॉमिकली और ये एक्सपेंसेस और ये सिक्योरिटी और ये सारे फंड जो हैं वो नहीं आएंगे, और वो उस वक्त कब आएंगे। देखें बात सुने, अगर उस वक्त के लिए हम जमा भी तो किया जा सकता है, हम ये देखें, आप जो बात वो आपकी ठीक है बात, हम इस खर्चे को भी तो बचा सकते हैं ना, लेकिन हमने वहां इसके ऊपर हम बात करेंगे, जो आप बात कर रहे हैं जी, वक्फे के बाद बात करेंगे, ये एक गौरतलब बात है। और आप जो बात कर रही हैं कि मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ हम अगर बीच में नहीं करते और अगर हम एक ही दफा करते हैं तो हमारे एक्सपेंस बच सकते हैं। डोंट गो एनीवेयर, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, आपको बताते चलें क्योंकि टॉप स्टोरीज तो आपके साथ शेयर करते ही आ रहे हैं। मैं काशिफ साहब से पूछना चाह रही थी, काशिफ साहब एक बयान अचानक से सामने आता है इमरान खान साहब का, और वो ये कहते हैं कि अमेरिका की साजिश नहीं थी मुझे निकालने की, मुझे बाजवा साहब ने निकाला, जबकि वो इक़्तिदार में थे, मौजूद थे, और उस वक्त जब साइफर का इतना शोर गुल उठा था, उसके बाद अब उनको क्यों ये लगता है कि उनको किसने ढाया? अच्छा, मैं लबीबा आपको ना एज ए जर्नलिस्ट इसका जवाब देता जी। इमरान खान साहब ने जो साइफर का और जो मुदाखलत, बैरूनी मुदाखलत और साजिश का जो बयानिया बनाया था वो बिक चुका है।
वो आप देखें कि वो बिक चुका है, ठीक है। और बड़ी कामयाबी से बिक चुका है। कि मासूम थे लेकिन- इसीलिए बिक गए? नहीं, मासूम नहीं, देखिए ये लोग मासूम प्रॉब्लम थे। हमारी ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है ना जी सारी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसके ऊपर ग्रिप रहती है हमेशा अमेरिका की, कुछ मुल्कों पे रूस की है। तो नहीं रूस नहीं को सर, अभी मैं उसी पे तरफ आ रहा हूं। मासूमाना अंदाज भी इसलिए कह रही हूँ अवाम, क्योंकि इमरान मैं- खान कुछ भी कहते हैं तो हमारे मैं अवाम जो है उसी वो तरफ आ मान रहा हूँ, जाते मुझे हैं। जरा कर लेने दे, मैं आपको जी। जरा सियाको जी। सबाक के साथ बता रहा हूँ। जरूर। अच्छा, बहुत से जो मुल्क हैं उनके ऊपर जो असरात है वो रशिया के पास्ट में रहे, अच्छा। कोल्ड वार के ईरा में, उसके बाद जो 20-30 साल का अरसा था ना जी, 90 से लेके 2013 तक, इसमें जो है यूनिपोलर वर्ल्ड थी, जिसमें अमेरिका अकेला ताकतवर था जी। और बदमाश था, वो जहां मर्जी जो करता था, चाहता था, करता था, और जिसका शिकार जो है हमारी जो मुस्लिम रियासतें हैं वो ज़्यादा बनी। आप देख लें अफगानिस्तान में उसने क्या किया, इराक में क्या किया, लिबिया में क्या किया, शाम में क्या किया, तो उसमें हम उसको काउंटर करने में मुस्लिम उम्मा जो है बिल्कुल टोटल नाकाम रहे। ठीक है। तो उसका जो उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो इन ममालिक में रहता है। और ये देखिए, आपने जो बात अब उस पर की, मैं उसकी इसलिए तायद भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि इन वर्ड्स के अंदर उसका इन्फ्लुएंस रहता है। सी पैक के साथ जो है उसका इंटरेस्ट दोबारा से इधर बहुत ज़्यादा इन हो गया है। और जो बयानिया वो बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने जो बात की है, मेरे ख्याल में वो जो उनका अप्रैल 2000 या मार्च 2022 में जो उनका बयानिया था, जो उनका मौक़िफ़ था, जिसकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी काफ़ी हद तक तायद भी की थी। उन्होंने कहा था जी कि मुदाखलत हुई है या साजिश नहीं हुई है, मुदाखलत हुई है, इस किस्म की बात थी, क्योंकि कुछ दाल में काला तो बहुत साजर था। नहीं तो आपके कहने का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है पाकिस्तान के? है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि वो था, तो अभी भी ये उनके बयानिए की बता। मैं तो वो रिजीम चेंज की बात कर रहा हूँ जो वो बात कर रहे थे। अच्छा। वो रिजीम चेंज हमेशा यहाँ पे हुआ, भुट्टो साहब का भी हुआ था, लियाकत अली खान को भी कत्ल किया था, भुट्टो साहब की भी गर्दन लंबी की थी, और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि भुट्टो साहब ने जब अपनी गर्दन लंबी करा ली एटमी प्रोग्राम के लिए, उसके बाद सारे रूलर इंक्लूडिंग बेनजीर भुट्टो, वो जब भी इख्तियार में आए उन्होंने हुक्म अदुली नहीं की अमेरिका की बहादुर की, अमेरिका बहादुर की हुक्म अदुली नहीं की। तो उसके लिए वो आते रहे, जाते रहे, जब उनको पसंद थे उतनी देर रहते रहे, जब उनको अमेरिकन को कोई बात बुरी लगती थी तो वो उनकी गवर्नमेंट को टॉपल करके दूसरे अफ्रीक को ले आते थे। जगह पर ऐसा, अच्छा, लेकिन मुझे इस टाइम पर ये समझ नहीं आ रही है, इमरान खान ट्रक की बत्ती के पीछे वाम को लगाए रखे, कभी उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त अब आपको पता है कि उनका ये जो अभी बयान आया, उस बयान पर आवाम के अंदर किस तरह अजीब से तजर्बा। नहीं, अवाम में कुछ नहीं, अवाम में कुछ नहीं। अच्छा चले, मैं और आप बेइज्जत हो चुके हैं, मैं आपको बताता हूं। आप नहीं, मेरी बात सुनिए, आप उस वक्त माने थे कि अमेरिका की मुदाखलत हुई है? यस, बिल्कुल माना। तो अब जब ये बयान दे रहे हैं कि अमेरिका नहीं थे मेरे पीछे, बाजवा साहब नहीं, नहीं मान रहे हैं। इमरान खान ने ये कहा है कि जी अमेरिका था, लेकिन अमेरिका को इस बात पे मजबूर किसने किया? मतलब देखें ना, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाला अमेरिका हमारे कहने पर मजबूर हो सकता है? नहीं, हमारे कहने पे नहीं हो सकता, लेकिन ताकतवरों के कहने पे मजबूर होता पता है। नहीं है सर, मुझे तो मेरी शक्ल में ही बात समझ नहीं आती है, बतौर पाकिस्तानी नहीं आती है कि हमारे लिए बतौर पाकिस्तानी ये बहुत हैरतनाक हैरतनाक और बड़े दुख की बात है कि हमारे अरबाब इख्तियार जो हैं उनको डिक्टेशन कहीं और से मिलती है। ये मतलब जाहिर है कि कुछ डिटेल्स ऐसी हैं कि जो हम शामिल गुफ्तगू करें। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा आबिदा हुसैन, साबिक वफाकी वज़ीर। मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम, आप मुझे ये बताइए, आप तो बड़े अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रही और आपका रोल जो है वहाँ पे बड़ा सिग्निफिकेंट था। ये रजीम चेंज की बात हो रही है, रजीम चेंज की हिस्ट्री तो अमेरिका की बहुत लंबी है, बहुत सारे मुल्कों में दुनिया के उसने रजीम चेंज किए। और इफ़ यू एग्री विद मी तो पाकिस्तान में भी जो लास्ट जो था रजीम चेंज वो 1977 में था भुट्टो साहब का। उसके लिए वो खैर ग्रेटर काउस था भुट्टो साहब के लिए का जो इसके लिए उनको किया। तो ये आप ये कैसे देखती हैं कि ये जो इस वक्त दोबारा से बहस शुरू हो गई कि इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिकन तो मुझे नहीं हटाना चाहते थे, अमेरिकन को जो है यहाँ से पाकिस्तान से एक्स जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं बाजवा साहब, उन्होंने रिपोर्ट्स दी, उन्होंने कहा कि जी आपके मफादात के खिलाफ है इमरान खान, तो इसलिए उन्होंने फिर इसको रजीम चेंज में अपना इनटेक डाला। और वो भी शहबाज शरीफ के कहने पे, नवाज शरीफ के कहने पे। देखिए जी, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत है और उसका बेशतर ममालिक में है। तो पाकिस्तान में
उतरे हैं तो उनमें इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है। जी जी, मेरे ख्याल में कुछ साउंड हाँ, की उनकी प्रॉब्लम आ रही है। टेक्निकल इश्यूज। जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मैम? आपको मेरी बात समझ में आई है? ये काइंडली रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब। मैं ये कह रही हूँ कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी है और बेशतर ममालिक में कायम रहता है। जी जी पाकिस्तान में भी अमेरिका का असर यकीनन कायम रहता है। जी, बिल्कुल एग्रीड एग्रीड, राइट। आई गेस इनकी ना डिस्टॉर्शन है, इस वजह से कॉल में हमें दोबारा बात से वो जो मैं कर रहा था वो यही कर रही है। नहीं, मैं वो कह रही हूँ कि दोबारा प्रोड्यूसर साहब को कह रही हूँ कि दोबारा जरा वो मिलवा दें मिलाएं ताकि उसे। उनकी लेकिन वो लाइन ये कि सही हो जाए। अमेरिकन इन्फ्लुएंस की बात जो कर रहे हैं, ये एक लंबी हिस्ट्री है अमेरिकन की। और अभी जो दुनिया चेंज हुई है, इसमें बाइपोलर वर्ल्ड उसको आदत पड़ गई है अमेरिका को 90 से लेके और अभी तक, जो 2 3 4 5 साल पहले तक। तो उसके बाद उसको जाकर एक दुनिया की बाहर ताकत थी, यूनिपोलर वर्ल्ड का वो हेड करता था। तो अभी भी वो ज़ाहिर है वो इंटरफेस कर सकते हैं, ताकत है उनके पास, टेक्नोलॉजी है उनके पास, पैसा है उनके पास, तो उसके बाद वो दुनिया में करते हैं। लेकिन अब ये हुआ है कि अब की जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो हो गई है, मैं ऐसे कहता हूँ कि ये अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही, ये मल्टीपोलर हो गई है। और इसमें आपको ताकत के नए महवर खुल गए हैं दुनिया में, जिसमें रशिया की री इमरजेंस है। 2013 में जब शाम पे हमला अमेरिका करना चाह रहा था, बेड़ा अपना खड़ा किया था, तो उसको काउंटर करने के लिए रशिया ने अपना बेड़ा वहाँ पे खड़ा किया था उसमें। और दुनिया की तारीख में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं कि जो टूट फूट का शिकार हुए हों और 23 साल के बाद, सिर्फ 23 साल के बाद वो दोबारा एज वर्ल्ड पावर खड़े हो गए, एंड रशिया इज वन ऑफ देम। अच्छा, अब इस वक्त चाइना, आपको पता है इकोनॉमी उसकी बहुत ऊपर है और उसके पास बाकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी ऊपर है, वो भी एक वर्ल्ड पावर है। और इस वक्त जो है एक ब्लॉक बना हुआ है चाइना का और रशिया का, उसके साथ आपकी जो ये कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं, उनके बहुत सारे उनके साथ हैं। तो इस तनाज़र में मैं समझता हूँ कि ये एक दुनिया एक बड़े तसादम की तरफ बढ़ रही है, जिसमें हमारा रोल जो है बड़ा वाइटल है बिकॉज ऑफ CPEC। मैम, आपको आवाज आ रही है सही? जी हाँ, आ रही है। हाँ जी, जी मैडम, बात कर रहे थे अमेरिकन रोल की। जी, तो ये जो इस वक्त जो साइफर और जो रजीम चेंज का पाकिस्तान में 2022 में हुआ, आपका टेक चाहूंगा कि इसको आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप तो खारजा पॉलिसी की भी मतलब माहिर रही हैं, एम्बेसडर भी रही हैं ना। क्या उस वक्त क्या वाकई अंडर इन्फ्लुएंस थे वो? क्या वाकई साइफर वाला जो सिलसिला था वो ठीक था? क्योंकि अब जो बयान दिया गया है इमरान खान की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की साजिश नहीं थी, मुझे विद इन आवर कंट्री में ही हम लोगों को हमारा जो रजीम चेंज का अमेरिकन को मजबूर किया गया था इधर से। जी, दैट्स व्हाट इमरान खान इज सेइंग नाउ, कि अमेरिकन को मजबूर किया गया था मुदाखलत के लिए, रजीम चेंज के लिए, और वो हमारे एक्स आर्मी चीफ ने किया था। योर टेक प्लीज। देखिए, अमेरिका का क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत है, अमेरिका का बेशतर ममालिक में कुछ न कुछ असर जरूर रहता है और पाकिस्तान में अमेरिका का असर यकीनन मौजूद है। जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपसे टेक चाहूँगा आपका कि जो पाकिस्तान में एक साल से ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं, उस पर आपका टेक चाहूँगा, क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करती रही हैं। देखिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस दुनिया भर में होती रहती हैं और हमारे यहाँ भी है, लेकिन अब क्योंकि लोगों को उसका एहसास है, तो अब हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पहले से बहुत कम हो गई हैं। आप कम हो गई हैं, दैट्स व्हाट यू थिंक। तो मुझे ये मैम ये बताइएगा कि ये जो गद्दार बनाने का चलन जो पहले भी था, हमने माजी में शेख मुजीब को भी गद्दार बनाया, वली खान को भी गद्दार बनाया, और बहुत से लोगों को गद्दार कहा गया, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा और सिकंदर मिर्जा, इनको गद्दार कहने का चलन उस वक्त भी था, तो जिसमें हमने ईस्ट पाकिस्तान भी गवाया। तो ये चलन पिछले 1-2 साल से कुछ ज़्यादा नहीं हो गया जी? नहीं, मैं समझती हूँ मामूल के मुताबिक है। जी जी,
मतलब मामूल के मुताबिक है। ये मामूल के मुताबिक है। जी हाँ। तो गद्दारी तो बड़ा संगीन जुर्म है बेगम साहबा। जी हाँ, ये वाकई ऐसा है, लेकिन अब इन दिनों में तो गद्दारी का इल्जाम मैं नहीं समझती कि किसी की तरफ हो रहा है। तो ये फिर कैसी गद्दारी के मतलब केसेस है कि 2, 4, 5, 10 दिन के बाद जमानत भी हो जाती है उसकी? नहीं, मेरे नजर में ऐसे केसेस नहीं है। ये ऐसे केसेस नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और IMF से जो हमारे जो इस वक्त मायदा हो रहा है, होने जा रहा है, उसके तनाज़ुर में पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या स्टेबल होती नजर आ रही है आपको? उम्मीद तो है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, इसकी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच बेगम साहब, आपने दिया। देखिए अब ये बेगम आबदा हुसैन साहबा से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। अच्छा, और इनके जो मियाँ हैं मुझे सैयद फखर इमाम अच्छी साहब, लगी, काफी नपी ये तुली आपको बात इसलिए करती अच्छी हैं। लगी नहीं, कि नपी तुली बात करती है, उससे ज्यादा बात नहीं करती। ये बात मैं करने लगा था कि ये ज्यादा बात नहीं कर रही सबसे थी। मुश्किल गेस्ट थी माजी में भी हमारे हाँ साथ, जी। क्योंकि ये मुझे लगता है कि सियासतदानों के उस कबीले से ताल्लुक रखती हैं क्योंकि वो ये कि पॉजिटिव सबको खुश रखना चाहती हैं। पॉजिटिव आप वाइब्स वाली पॉजिटिव बात कह है। लें, ये सब फरीकों को खुश रखना चाहती हैं। हाँ, क्योंकि ना- वेराज सहाफ़ी और सियासतदान को खुल के बात करनी चाहिए, प्रॉब्लम जी। जो हैं उनको आवाम तक पहुंचाना चाहिए, उनका सोल्यूशन जो है वो पहुंचाना चाहिए। नहीं आओ, ये उनका टेक था, लेकिन बात फिर वहीं पे आ गई। हम जो बात कर रहे थे, तो इस वक्त देखिए पाकिस्तान, तो जो आप बात कर रही थी इलेक्शंस की, जी। मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी हाँ, दुनिया मेरा क्वेश्चन ये था, मैं अपने नाज़रीन से दोबारा सामने रखती थी। मेरा क्वेश्चन ये था कि बात हो रही है कि अभी हम लोग जो इंतखाबात करें, इलेक्शंस कर लें, ना कि एक ही दफा जनरल इलेक्शंस किए जाएं और हम ये बचत करके ये बचत करके हम इकट्ठे उसमें इसके साथ मैं ऐड कर देता हूं जो आज फवाद चौधरी साहब ने कहा भी, हाँ जी। और इमरान खान साहब और बाकी सब लोग भी कह रहे हैं कि PDM इंतखाबात से भाग रही है। उसी के तनाजुर में मैंने क्वेश्चन किया आपसे। ये मैं उसको ऐड कर दिया ना। ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, अगर आपके पास 2 मिनट है तो। जी जी सर। 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो जब इंतकाल हुआ, जहाज जो गिरा था जनरल ज़ियाउल हक का, तो उसमें कुछ हमारे जो जर्नैल थे उनकी भी डेथ हुई, जनरल ज़ियाउल हक साहब भी फौत हो गए। तो मुल्क में नए इंतखाबात करना जो अनाउंस हो गया हुआ था, लेकिन फिर वो उसके बाद इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने 1988 में एक पटिशन की। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि जी इसको जमाती बुनियादों पे इंतखाबात होने चाहिए। वो एक्सेप्ट हो गई, उन्होंने कहा जी जमाती बुनियादों पे होंगे। वो आई एम श्योर कि अगर ज़ियाउल हक जिंदा होते तो वो गैर जमाती ही होना था। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये भी हमारे डिसीजंस आते हैं ना इस किस्म के भी। हाँ जी। वो जब इलेक्शंस की डेट आ गई तो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है ना जी, उनकी अवामी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। 11 साल की घुटन थी, भुट्टो की बेटी थी वो, और जबर का उन्होंने सामना भी किया था। बाद में जो उन्होंने हुकूमतों ने किया वो तो आपको भी पता, हमें भी पता है। दुनिया जो है उनके पीछे दीवानावार लाखों की तादाद में उनके जलसे थे, तो सब सर जोड़ के बैठ गए और फिर एक जो है इत्तेहाद बनाया गया, पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद जी। उसमें मोहम्मद खान जुनेजो साहब थे, उस वक्त एयर मार्शल असगर खान भी बहुत बड़ा नाम था तरीके इस्तकलाल के, वो भी थे। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी उनके साथ थे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना उस वक्त वजीर आला भी थे, तो वो उस वक्त जनाब उनके साथ वो भी थे। तो जिस दिन फाइनल होना था, महनाज रफ़ी ने मुझे बताया, ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड, कि शाम तक इंतजार करते रहे कसूरी साहब के घर में, तो मियाँ साहब गायब थे। अच्छा, मियाँ साहब को ताकतवर लोग ले गए और इन्होंने शाम के वक्त जब उधर वो इंतजार सारा दिन करते रहे, तो इन्होंने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से एक अलहदा इत्तेहाद बना लिया, जिसका इन्होंने हेड बनाया गुलाम मुस्तफ़ा जत्तोई साहब को बाद में। अच्छा, और उसमें जनाब इन्होंने जमात इस्लामी को भी शामिल कर लिया, जिसको मैं लिखता भी हूँ, कहता भी हूँ कि वो जनरल ज़ियाउल हक की बी टीम थी उस वक्त। अच्छा, अब हुआ क्या कि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई, उन्होंने अपनी तरफ से चारा साजों ने बड़ा अपना उसका काउंटर करने के लिए कर दिया। तो लाहौर का एक हल्का था NA 94 या 93 था, उधर से एक MNA मुंतखब हुए थे, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर थे बड़े पुराने। 85 में वो फर्स्ट टाइम MNA बने, खान इकबाल अहमद खान। उनको जुनेजो साहब ने वफाकी वजीर कानून बनाया। उनसे 8वीं तरमीम जो है वो पेश करवाई, बनवाई 1985 की असम्बली में, जिसके तहत 58B2 जो बदनाम जमाना वो इख्तियार था जो सदर के पास, वो आ गया। उनको जनाब वफाकी वजीर बना के असम्बली को करके, जब असम्बली टूटी
तो वो उस वक्त वजीर बेमहकमा थे, वफाकी वजीर बेमहकमा, महकमा कोई नहीं था, महकमा, अच्छा, वज़ीर इनाम आसिफ मिला हुआ था 1 साल तक वो वज़ा। अच्छा, उनका जलसा था लाहौर में, एक बड़े जगह है शालीमार बाग के पास, अंगूरी बाग, बहुत बड़ी ग्राउंड थी। तो आप स्टूडेंट, हम भी एक दोस्त के साथ हम वहाँ पे क्रिकेट देखने गए थे, आगे देखा बड़ा मजमा लगा हुआ है, तो बड़ी स्टेज सजी हुई थी। इमरान खान साहब को जनाब उन्होंने, सॉरी इमरान खान की बात कर रहा हूँ, तो इकबाल अहमद खान साहब जब आए स्टेज के ऊपर, तो वो जो मुकर्रर होता है जिसने सब कुछ क्या कहती हैं अब उसको, जब होस्ट कह लें, हाँ जी, हाँ जी। वो जब उसने शुरू किया तो वो उनके खिलाफ बोलने लग पड़ा। उसने कहा ये वो बंदा है कि जिसको हमने इलेक्ट करके कौमी असम्बली में भेजा था और इसने 3 साल हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाई, और ये वो बंदा है कि जिसने जनरल ज़ियाउल हक जैसे आमर का साथ देके तो 8वीं तरमीम मंजूर कराई। बड़ा आप- जुर्रतमंद यस, इंसान था। और आप बिलीव करें, ये आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आ जाएगा आपको सामने, तो उसमें उसके उनके ऊपर जूतों की और गंदे टमाटर और अंडों की बारिश शुरू हो गई। वो जलसा कैंसिल हो गया। अच्छा, वो जब कैंसिल हो गया तो वो खैर उसके बाद उसने अनाउंस कर दिया जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, बंदा भी नहीं था। और मैं समझता हूँ कि वो जो सीन था वो इन इलेक्शंस में रिपीट हो सकता है। अच्छा। उसके बाद जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो IGI बनी थी और हुकूमती जो सारी हुआ था उनको 93 सीट्स तक रिस्ट्रिक्ट किया गया था, वही सीन आज रिपीट हो रहा है। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि आपके तमाम ज़िमनी इलेक्शंस जो हैं वो आपको रिजल्ट दिखा चुके हैं। तो लेकिन आइन से इनहराफ पाकिस्तान से खलवाड़ के मुतरादिफ होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं खला आपने ब्रेक पे जाना है, तो ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात हम इस पे करेंगे। नहीं सर, हमारे पास अब वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। हमारे पास वक्त तो इलेक्शंस देखें, सियासी इस्तेकाम जो है वो आपके जो इकोनॉमी का इस्तेकाम है उसके साथ जुड़ा हुआ है। वही रहा है अपनी जगह पर कि क्या मुतहम्मिल हो सकता है इस टाइम पर हमारे इतने फंड्स अब होना हो करवाना पड़ेगा, रियासत की जरूरत है, रियासत की जरूरत है। चले, आइन को बचाना है, रियासत को बचाना। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।